सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज 21 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। शुरू करते हैं। प्रथम पृष्ठ पे उड़ीसा गवर्नमेंट फेलिसिटेट करेगी हॉकी चैंपियंस को, हमारे ओलंपिक्स में इतना बेहतर प्रदर्शन करा। और मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा गवर्नमेंट की बहुत सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इनसे पहले के चीफ मुख्यमंत्री साहब ने, नवीन पटनायक साहब ने हॉकी को जो नया आयाम दिया वो सराहनीय है। नवीन पटनायक साहब का विज़न था कि हॉकी जो स्पोर्ट्स है इसको सही से डील नहीं करा जा रहा है, इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है। तो हॉकी को उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक तरीके से गोद ही ले लिया था और हॉकी हॉकी के विकास के लिए इतना काम करा जिससे हमारी जो प्रदर्शन है टीम का वो बेहतर होता गया। ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स को ऐसे ही राज्य अपनाएं। आगे बढ़ेंगे तो वर्ल्ड कॉलम में यूएस इलेक्शन से लेकर गाज़ा वॉर इत्यादि की घटनाएं हैं। बहरहाल एमपॉक्स को लेके एडवाइजरी पहले जारी कर ही गई थी और उसको लेके खबरें आ रही हैं। एमपॉक्स 27,000 केसेस और 1100 मृत्यु हो चुकी हैं अभी तक इस एमपॉक्स के कारण, मगर अभी भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विदेशों में कम केस हैं। और जो केस थे भी वो केस बेसिकली ट्रैवलर्स के थे जो यहाँ से ट्रैवल होके आए थे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे हैं। बहुत जल्दी ये पोलैंड और यूक्रेन भी पहुँचेंगे। अभी मलेशिया गए हुए थे, वहाँ के अनवर इब्राहिम साहब से मिले, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर साहब से। और क्षमा चाहता हूँ, वो इंडिया दौरे पे आए हुए थे अनवर इब्राहिम साहब। फ़िलहाल देखते हैं क्या क्या है मलेशिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और कैसा आने वाला डिप्लोमेसी आगे जाके। फ़िलहाल हम पॉजिटिव ही है। फ़िलहाल भारत को हम जानते हैं कि जैसे हर संभव प्रयास कर रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती बनाए रखने का, ये एक पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ थर्ड जापान इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई, जिसे हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने हेड करा था। इंडिया देखिए अभी हर संभव प्रयास में है कि कुछ भी करके अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को खुश भी रखे और ओपन चैनल रखे डिप्लोमेटिक, ताकि किसी भी समस्या आने पे एक दूसरे के हम काम आए। Both sides appreciated the successful completion of the cooperation in the areas of unmanned ground vehicles, robotics और क्वाड से हमारा संबंध रहा है जापान के साथ। बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम कर रहे हैं। There are going to be a positive prospects on the bilateral relations of the nations. Moving forward to the articles, this article is about Delhi to Kiev via Warsaw। मतलब यहाँ पे वॉर्सो क्या, पोलैंड। जैसे आपको बताया कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पोलैंड जाएंगे और उसके साथ साथ फिर यूक्रेन दौरे पे भी जाएंगे। तो उसको लेके एक आर्टिकल है सी राजन मोहन साहब का। पढ़ते हैं क्या लिखा है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। Prime Minister Narendra Modi visit to Poland and Ukraine this week marks the continuation of an underappreciated effort in Delhi to raise Europe's profile and India's foreign policy. Modi visit will plus a missing link in Central Europe in India's European policy at a time when Mitteleuropa has returned to the center stage of great power conflict. The war for हम जानते हैं कि यूक्रेन अभी वर्तमान में एक बहुत बड़े फोकल पॉइंट बना हुआ है यूरोप में, जो कि रशिया का रेगुलर इस पे एस्टैब्लिशमेंट और अटैक करा जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक नया कदम है। As Alfred Magna, the British geopolitical thinker, put it at the turn of the 20th century, who rules Europe, East Europe, commands the heartland, who rules the heartland, commands the world islands, and who rules the world islands, commands the world. मतलब हैल्फर्ड मैकेंडर साहब ने
जो कि बहुत ब्रिटिश जियोपॉलिटिकल विचारक हैं। देखिए जियोपॉलिटिशियंस जो होते हैं वो जियोग्राफी के साथ साथ उस क्षेत्र विशेष का क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताते हैं। ईस्ट यूरोप का सिग्निफिकेंस हम जानते हैं, मैकेंडर साहब ने भी। और मैकेंडर साहब ने, अगर आप लोग का जियोग्राफी ऑप्शनल है तो उसमें मैकेंडर साहब ने बहुत थ्योरीज दी हैं जियोग्राफी को लेके और पॉलिटिक्स को लेकर। तो फिलहाल भारत भी उस कदम पे चल रहा है, अपने संबंध ईस्ट यूरोपियन देशों के साथ धीरे धीरे बढ़ाने के प्रयास में प्रयासरत है। Contrary to expectations, Modi visit to Warsaw and Kyiv may be less about a new Indian peace initiative on the Ukraine. Delhi can't see the historic visit as one-time event for India that should be about setting the terms of a long-term engagement with Poland and Ukraine and more broadly Central Europe. मतलब ये सब डिप्लोमेसी है। आगे बढ़ेंगे इसमें। The war in Ukraine today is consequence of the breakdown of the post-Cold War political settlements between Russia and West and Central and Eastern Europe. The nature of war termination in Ukraine will also define the framework for new order in Europe. और ये भी जानते हैं कि वॉर जैसे भी ख़त्म होगा, इसका निष्कर्ष जो निकलेगा, इससे आने वाले कई सदियों तक का यूरोपियन पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पे और यूरोप पे खुद बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। As India seeks to intensify her European engagement, Poland and Ukraine are bound to emerge as important long-term partners. इसलिए भारत भी प्रयास कर रहा है कि इस परिवर्तन के दौर में साथी रहे, क्योंकि संघर्ष के समय का साथी जो होता है उसी आगे जाके भरोसा और भरोसेमंद माना जाता है। India's outreach to Poland and Ukraine speech so soon after the PM visit to Russia underlines Delhi's conviction that it does not view the relationship with Moscow and Central Europe is a zero-sum game. वो सब बातें हैं, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। Ukraine's economy has been shattered by the war, but the prospect of its reconstruction after peace settlement has put it on the geo-economic drawing boards around the world. Ukraine, which inherited a significant part of the Soviet arms industry, is now looking to the US and Europe to expand and modernize its defense industry. Ukraine's natural strength as one of the world's granaries adds to its strategic salience in the years ahead. और यूक्रेन जानते हैं कि यूक्रेन ग्रेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा हब माना जाता है यूरोप और एशिया तक में। यूक्रेन के वॉर में आ जाने से ग्लोबल सप्लाई चेन में ग्रेन सप्लाई का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिस वजह से आपको सुनने में आया होगा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में चर्चा हुई थी यूरोप में। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में, उस पर हम कभी बाद में अलग से आएंगे, मगर आप इसे अपने आप से भी अध्ययन करने का प्रयास करिए कि क्या है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ठीक है ना। ये इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात करी गई है, कैसे ईस्टर्न यूरोप का सिग्निफिकेंस है, ईस्ट यूरोप का। और अभी ये जिस ट्रांजिशन फेज़ में यूरोप गुजर रहा है, जैसे भी कंक्लूड होता है, रशिया का स्टैंड जो भी रहता है, रशिया क्या क्या ऑक्यूपाई करता है यूक्रेन में, आगे आने वाली फॉरेन पॉलिसीज़ और खुद यूरोप की इंटरनल पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी। इस ट्रांजिशन फेज़ में यूरोपियन यूनियन भी परेशान है और ट्रेड से लेके हर पहलू पे ग्लोबल कंट्रीज़ की भी नज़र है यूरोप पे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पे, यूक्रेन पोलैंड पे। भारत का यही प्रयास है कि इस ट्रांजिशन में भी अगर हम अपना साथ दिखाएंगे, अगर हम उनकी मदद करेंगे या कम से कम डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कोई स्टैंड लेंगे, तो समय रहते, आज नहीं तो अगर वॉर तो ख़त्म होगा ही, कोई ना कोई पीस डील तो स्ट्रक होने वाली है, ये तो कंफर्म है। हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे। भारत देखिए कितने कितने चीज़ों पे ध्यान रखा हुआ है अभी। एक तरफ आपका यहाँ यूरोपियन पे, ईस्ट यूरोप पे, फिर आपका मलेशिया पे, ठीक है। इधर हम अभी जापान से क्या 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग कर रहे हैं, 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग कर रहे हैं। और इधर हमारा यहाँ पे बांग्लादेश, शेख हसीना
भारत में असाइलम सीख करी हुई जिनको प्रत्यर्पण करने के लिए नई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि उनको वापस भेजा जाए ताकि उन पे जेनोसाइड के मुकदमे चलाए जाएं। तो भारत अभी सिग्निफिकेंस रखा हुआ है। साथ ही साथ भारत लगातार अरेबियन नेशन से अपने संपर्क भी बनाया हुआ है और हमें सम्मान भी कई मिले हैं अरब में। और हाल ही में एस जयशंकर साहब भी आपका अरेबियन विजिट पे थे, मेरे ख्याल से दुबई, कुवैत थे या यूएई में थे। फ़िलहाल भारत का बहुत बोलबाला है अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और डिप्लोमेसी में। अच्छी बात है, देखते हैं क्या रहता है। और ये तो तय है कि आने वाले समय में भारत का बहुत सम्मान होगा, जो कि हम जिस हिसाब से लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड पे ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ डिफेंस भी हमारा स्ट्रांग है। थिंग्स विल बी इन आवर कोर्ट। अगले आर्टिकल में नो शॉर्टकट्स लैटरल एंट्री को लेकर बात करी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि लैटरल एंट्री का विरोध हुआ, बाद में उसे वापस ले लिया गया, तो इसके बारे में दे रखा, पढ़ लीजिएगा। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तुक की बात यह है कि सरकार के लगभग 3 बिल वापस ले लिए गए हैं आने के बाद। एक ब्रॉडकास्टर बिल था, ठीक है, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल था आपका, और फिर अब ये लैटरल एंट्री वाला। तो ये लगातार हैट्रिक जो पड़ी है, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होती है कि बिल लाने के बाद कोई डिसीजन वापस ले लिया जाए। ओवरऑल ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकिंग पे जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसे अकाउंटेबल ठहराया जाए, कि पहले से आप डिबेट एंड डेलिब्रेशन करके ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में बात कर लें, तभी उनको आप समाज में निकालें। वरना इससे क्या होता है, पब्लिक का और वोटर का जो ट्रस्ट होता है वो थोड़ा सा खो जाता है। ये जैसे हेमा कमेटी के बारे में, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कई इश्यूज़ थे, जेंडर मेल फीमेल के जो पेमेंट होते थे फिल्म में काम करने के, उसमें डिस्पैरिटी। फिर फीमेल्स ने, जो मलयालम इंडस्ट्री में फीमेल्स हैं, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का, सेक्सुअल फेवर्स का बात उठाई, जिसकी वजह से हेमा कमेटी फॉर्म करी गई थी। और बहुत सारी समस्याएं जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में रही थी, हेमा कमेटी ने पूरा एड्रेस करा था। मैंने इस पर ब्लॉग लिख दिया, वेबसाइट पर जाके आप चेक कर लीजिएगा। इस पे पॉश एक्ट का जिक्र हुआ है, किस तरीके से कुछ गलत लोग की वजह से इंडस्ट्री में ऐसा होल्ड था कि महिलाओं को तो आराम से, चैन से काम तक करने नहीं दिया जा रहा था मलयालम इंडस्ट्री में। एज़ पर द हेमा कमेटी रिपोर्ट्स और जो बातें उस समय निकल के आई थी, ये हमारे सामने आ चुका है। केरला हाईकोर्ट ने इसी चीज़ को लेकर कहा था कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी स्थापित की जानी चाहिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में, जो कि ध्यान रखे खासकर पॉश एक्ट के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। और ये इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है कि मेल फीमेल को इक्वल पे पैरिटी रखी जाए, मतलब ना आय में भी समानता हो। आगे बढ़ेंगे, जहाँ शक्तिकांत दास साहब को वन ऑफ द बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिला है हाल ही में, जो कि अच्छी बात है। ग्लोबल रैंकिंग होती है असल में, क्रेडिट कंपनीज होती हैं जो रेटिंग्स देती हैं, तो उसमें शक्तिकांत दास को भी बेस्ट बैंकर का अवार्ड दिया, मतलब सेंट्रल बैंकर का अवार्ड मिला है। ये आर्टिकल है, न्यू स्टडी सजेस्ट द लिक्विड वाटर डीप इनसाइड मार्शियन रॉक्स। Scientists discovered a reservoir of liquid water in the rocky outer crust of Mars, according to a new study, while researchers have known that water ice at the Martian poles for a longer time. तो पानी की खोज हो रही है मार्स पे। हाउ स्टडी कैरिड आउट, नासा ने करी थी स्टडी। जस्ट एग्जामिन द स्पीड ऑफ सेस्मिक वेव्स एंड वर एबल टू डिटरमाइन व्हाट मटेरियल द वेव्स वर मोस्ट लाइकली टू बी मूविंग थ्रू। जैसे कि हम जानते हैं, अब इसमें अगर हम टेक्निकलिटी में ना आ जाएँ, तो आप भी जब जानते हैं कि सेस्मिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं तो पी, एस और एल वेव्स होती हैं। सॉलिड से जाती है, कोई लिक्विड से रिफ्लेक्ट होती है। आप इसी बहाने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा
कि सेस्मिक एक्टिविटीज़ में पीएसएल वेव्स का क्या योगदान है और पीएसएल वेव्स के माध्यम से क्या पता लगाते हैं आपके जो वैज्ञानिक होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में। इवन जब आपने अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन पढ़ा होगा, क्रस्ट, कोर, मैंटल वगैरह, उसमें भी आपने इनका जिक्र सुना होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, टेक्टोनिक्स में। यहाँ पे वही काम करा गया है। द रिसर्चर्स एग्जामिन्ड द स्पीड ऑफ seismic waves and were able to determine what materials the waves were most likely moving through. To do so, they used a geophysical model identical to one used to map underground aquifers and oil fields. इनके माध्यम से ढूंढा भी जाता है ऑयल फील्ड ज़मीन के नीचे कहाँ कहाँ पे है, पानी के स्रोत कहाँ कहाँ पे है। They found that the data are best explained if deep below surface of Mars there lies a layer of fractured igneous rock such as granite whose cracks are filled with liquid water. तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट एनालिसिस था। फाइंडिंग्स क्या है? दैट लेयर इज लोकेटेड इन डेप्थ्स ऑफ व्हाट 10 से 20 किलोमीटर गहराई पे मौजूद है मार्शियन क्रस्ट में। वहाँ पे इन्होंने पानी के स्रोत ऑब्जर्व करे हैं। Suggests that water could have been seeped from the surface billion of years ago and when Mars harbored rivers, lakes and possibly oceans. Speaking to the Guardian, जो कि अखबार है, Washen Wright, co-author study on the earth, groundwater, underground, infiltrated from the surface. पानी obviously बात है ऊपर से नीचे आया है. And we expect this process to have occurred on Mars. The infiltration must have happened during a time when the upper crust was warmer than it is today. और ये तभी होगा जब हमारा अपर क्रस्ट बहुत गर्म रहा होगा। द रिसर्चर्स सेड दैट इफ मेजरमेंट्स एट द इनसाइड लैंडर लोकेशन वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल प्लैनेट द वाटर ट्रैप्ड इन द रॉक फ्रैक्चर्स वुड फिल इन 1 to 2 किलोमीटर डीप ओशंस ऑन मार्स। फिलहाल इसमें स्पेस पे तो यूपीएससी नहीं गया थी जल्दी। आपको इसमें क्या अध्ययन करना है, इसी बहाने टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज़ टेक्टोनिक्स, और अर्थ के इनर कोर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कैसे पीएसएल वेव्स का सहारा लिया था और पीएसएल वेव्स का क्या क्या हम इनकी रीडिंग्स पता लगाते हैं कि सॉलिड से पास होती हैं, लिक्विड से पास होती है वगैरह वगैरह। तो आप इसमें जियोमॉर्फोलॉजी का एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लेंगे इसी बहाने। बाकी स्पेस पे इतनी जल्दी यूपीएससी नहीं जाता है, ये मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे दूँ तो। अ न्यू नेसल स्प्रे टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ये यूएस का है ना, इंडिया में या तो इम्प्लीमेंट हो या इंडिया से कुछ इसका टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मगर अच्छी बात है और नॉलेज के लिए अच्छी बात है कि आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि नेसल स्प्रे से क्या परिवर्तन आने वाला है मेडिकल साइंस में। फिलहाल आज के लिए रखते हैं और हमने सिर्फ एक क्विक एनालिसिस रखा है, कुछ आर्टिकल छोड़े हैं, कुछ आर्टिकल पढ़े हैं। बेसिकली हमारा जो पर्पस है कि आपके मन से अखबार पढ़ने का डर हटाना है, पूरा अखबार नहीं पढ़ाना है। पूरा अखबार हम ही पढ़ाएंगे तो फ़ायदा क्या पढ़ने का। मैं हमेशा कहता हूँ अखबार का अध्ययन खुद करा करिए। हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे पढ़ना है, ये आपका एक अप्रोच होनी चाहिए अखबार पढ़ते वक्त। कौन से आर्टिकल छोड़ सकते हैं, कौन से कर सकते हैं, बाकी तो किसी को नहीं पता ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। हर कोई अजम्पशन पे खेल रहा है यूपीएससी में। फ़िलहाल अगर आपको कोई एनालिसिस अच्छा लगा तो कल फिर आइएगा। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।